हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज से हम लोग राष्ट्रीय आय शुरू कर रहे हैं। ये पहला लेक्चर है। इसे कई सारे लेक्चर्स आएंगे जो कि राष्ट्रीय आय और उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उससे रिलेटेड हैं, उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स से होंगे या उसके कैलकुलेशन मेथड से होंगे। इस लेक्चर में हम लोग अपने आप को केवल इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पर फोकस करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में कब डेवलप होता है और उसके पीछे जो जिम्मेदार कारण हैं वो क्या हैं, इनकी चर्चा हम आज इस लेक्चर में करेंगे। चलिए आइए डिस्कस करते हैं इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बिफोर 1930s ये लैंडमार्क ईयर है जिसको आपको याद रखना है कि 1930 से पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स वॉज कंसीडर्ड मोर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, इस पर हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। एक सेपरेट लेक्चर इस पर हम डाल देंगे। फिर भी अभी के लिए आप बस इतना याद में रखिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब इकोनॉमी एज अ होल की बात की जाती है, इकोनॉमी एज अ होल की बात की जाती है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो गया। अगर केवल हम एक बंदे की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक, तो 1930 से पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या माना गया, ये केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक एक्सटेंशन है। ऐसा मानने के पीछे उनका कारण था कि द प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वर इनफ टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ऐसा वो मानते थे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बिहेवियर को या इकोनॉमी के बिहेवियर को समझाने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए अलग से मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड प्रिंसिपल्स को डेवलप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या जो प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं उनको मैक्रो और माइक्रो के बीच में डिफ्रेंशिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा मानने के पीछे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का जो ग्रुप है, उन्होंने ही ये कहा है कि देयर इज़ नो नीड टू डेवलप अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उनके पीछे कारण क्या था कि दे सेड दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, जो सेल्फ इंटरेस्ट का ऑब्जेक्टिव है सभी इंडिविजुअल साथ, एवरी इंडिविजुअल इन द मार्केट इकोनॉमी मैक्सिमाइजेज हिज सेटिस्फैक्शन विद द गिवन इनकम। ऐसा मानना बेसिकली जो एडम स्मिथ हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। ही रोट अ बुक इन 1776 वेल्थ ऑफ नेशन, जिसके बारे में आपसे पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। इन्होंने उस पुस्तक में कहा कि मार्केट इकोनॉमी को फ्री छोड़ देना चाहिए, या जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं किसी भी देश में जो होती हैं उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। सरकार को नियंत्रण से मुक्त रखना चाहिए मार्केट इकोनॉमी को। ऐसा मानना प्रोफेसर एडम स्मिथ का था, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। वो कहते हैं कि मार्केट इकोनॉमी में हर एक बंदा अगर अपने वेलफेयर को मैक्सिमाइज़ करता है तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन इम्प्लाइज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन द इकोनॉमी। तो ऐसा हर एक बंदा करेगा, और जब हर एक बंदा करेगा तो इट इम्प्लाइज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर ऑटोमेटिकली। इसका मतलब पूरे इकोनॉमी का जो वेलफेयर है वो ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगा। जब सभी अपने अपने वेलफेयर को मैक्सिमाइज करेंगे तो सम टोटल निकालेंगे तो पूरे इकोनॉमी का वेलफेयर भी क्या होगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। और इफ़ सोशल वेलफेयर इज़ मैक्सिमाइज्ड, अगर सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो गया है तो द स्केर्स रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी मस्ट हैव बीन ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड, ऐसा हम मान सकते हैं। क्लासिकल्स ने कहा कि अगर सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो गया तो रिसोर्सेज भी ऑप्टिमली यूटिलाइज हुए होंगे, ऐसा हम मान सकते हैं। ओके, तो ये धारणा थी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की, जिसमें एडम स्मिथ हैं, जे बी से हैं, जे एस मिल हैं, रिकार्डो हैं, ऐसे तमाम अर्थशास्त्री सीनियर हैं जो कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के ग्रुप में आते हैं। उन सभी ने इस थॉट्स को सपोर्ट किया, एडम स्मिथ के थॉट को सपोर्ट किया, और जो इकोनॉमी जो रन कर रही थी, वर्ल्ड इकोनॉमी उस समय जो रन कर रही थी, इनके सिद्धांतों के बेसिस पर ही रन कर रही थी। उनका एक और चीज़ जो मानना था वो था कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ अ नॉर्मल सिचुएशन इन द मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक नॉर्मल सिचुएशन है। नॉर्मल सिचुएशन का मतलब
ये हमेशा परसिस्ट करेगा। क्या परसिस्ट करेगा? फुल एम्प्लॉयमेंट। हिंदी में अगर हम कहें तो इसको बोलेंगे पूर्ण रोजगार। तो पूर्ण रोजगार क्या है? एक सामान्य स्थिति है, हर समय सभी रिसोर्सेज, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, सभी के सभी काम पर लगे होते हैं। बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं? बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है। बेरोजगारी समस्या ही नहीं है उनके लिए, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के लिए। अगर बेरोजगारी होती भी है तो वो थोड़े समय के लिए होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मार्केट इकॉनमी में आपने सारी चीज़ों को फ्री छोड़ दिया है। वेज का डिटर्मिनेशन फ्री है, प्राइसेस का डिटर्मिनेशन फ्री है। क्या बनेगा ये डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होगा। कैसे बनेगा ये भी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड होगा, या किसके लिए बनेगा ये भी मार्केट डिसाइड करेगा। मतलब नॉट अ सिंगल थिंग इज़ गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मार्केट में कोई भी रोल नहीं है, ऐसा क्लासिकल्स मानते हैं। और गवर्नमेंट को केवल सुरक्षा, जो आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, केवल उन्हीं पर फोकस करना चाहिए, ऐसा मानना एडम स्मिथ का रहा था। क्लासिकल विचारधारा है उसका ऐसा मानना रहा था। लेकिन ये जो सोच है कि मार्केट अपने आप सारी चीज़ों को सही कर देता है, ये सोच 1930s में फेल कर गई। 1930 में ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि क्लासिकल के जो विचारधाराएं थी वो पूरी तरह से धराशायी हो गई या ध्वस्त हो गई, या कोलैप्स वर्ड यूज़ कर सकते हैं। द इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ क्लासिकल्स कोलैप्सेस। क्यों? क्योंकि 1930s में एक बहुत बड़ा चीज़ हुआ, क्या बोल रहे हैं उसको? ग्रेट डिप्रेशन, महान मंदी आई। महान मंदी कहते हैं, ग्रेट डिप्रेशन, नॉट डिप्रेशन, इट्स अ ग्रेट डिप्रेशन। महान मंदी का काल कहते हैं 1930s को। 1930s इज़ अ लैंडमार्क इवेंट, एक लैंडमार्क था दैट लेड टू द इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। जो ये ग्रेट डिप्रेशन या महान मंदी का जो काल होता है 1930s में आया, उसकी वजह से ही मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सेपरेट ब्रांच के रूप में इस्टेब्लिश होता है। क्या कारण है इसके पीछे? 1930 में ऐसा क्या हुआ? ग्रेट डिप्रेशन का मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ 1930s economic events unfold in such a manner that the classical thoughts were totally contradicted। मतलब क्लासिकल्स या प्रतिष्ठित विचारधारा जो थी उसके जस्ट अपोजिट चीज़ें हो रही थी। पहली चीज़ तो उन्होंने माना कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल सिचुएशन है, बेरोज़गारी कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन 1930s या ग्रेट डिप्रेशन में आप देखेंगे तो सबसे बड़ी जो समस्या थी वो क्या थी? बेरोज़गारी। भयानक बेरोज़गारी की समस्या उस समय पूरे विश्व में फैल गई थी, और ख़ास करके जो विकसित देश थे उनमें ये समस्या कुछ ज़्यादा ही थी। दिस डिप्रेशन लेड टू द ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट इन द डेवलप्ड कंट्रीज़। यूएसए में उस समय आप देख लेंगे, जर्मनी में देख लेंगे, तो हर जगह भयानक बेरोज़गारी की समस्या थी। फॉलिंग जीडीपी, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका है, मतलब पूरे कंट्री में सभी गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है उनकी जो वैल्यू है उसको हम जीडीपी अगर सपोज करें तो वो जीडीपी जो क्या थी वो घटती जा रही थी। मतलब गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन था वो क्या हो रहा था? कम होता जा रहा था। क्यों कम हो रहा था, या इसके कम होने की वजह से क्या हो रहा था? देयर इज़ अ फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। उसकी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड थी वो फॉल हो रही थी। एग्रीगेट डिमांड क्या है? अभी के लिए फ़िलहाल यही समझिए, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि पूरे इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सभी मिल के सभी गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी डिमांड कर रहे हैं, वही क्या है? एग्रीगेट डिमांड है। अब चूंकि जीडीपी फॉल कर रही है, जीडीपी फॉल करने का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। प्रोडक्शन कम होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा तो उनको इनकम नहीं मिलेगी, इनकम नहीं मिलेगी तो वो डिमांड नहीं करेंगे। तो जीडीपी जो फॉल कर रही थी उसकी वजह से क्या हुआ? एग्रीगेट डिमांड भी फॉल करने लगा। और जब एग्रीगेट डिमांड फॉल कर रहा है तो प्रोड्यूसर्स कैसे बिहेव करेंगे? जब डिमांड कम हो रही है तो अगले सीज़न में या अगले सेशन में क्या करेंगे? और कम प्रोड्यूस करेंगे। जब और कम प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कम होगा, लेवल ऑफ प्रोडक्शन और भी ज़्यादा कम होगा। तो इसलिए लिखा है कि देयर वर ड्रास्टिक कट इन आउटपुट एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर्स अक्रॉस ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी विच फर्दर फॉल इन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। जिसकी वजह से जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट और भी बढ़ता, जीडीपी घटती चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला गया।
द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फेल्ड टू फाइंड एनी आंसर टू दिस लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। तो ये जो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में इकोनॉमी फंस गई, मतलब जीडीपी कम हो रही है, डिमांड कम हो रहा है, डिमांड कम होने से प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम होने से फिर आपका एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, और ये जो प्रोसेस क्यूमुलेटिव हो रहा है, धीरे धीरे इकोनॉमी लो लेवल की तरफ चलती चली जा रही है, पीछे की तरफ चलती चली जा रही है, जीडीपी का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये जो समस्या थी इसका कोई भी आंसर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के पास नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। डिप्रेशन से रिलेटेड पिक्चर्स भी आपके सामने दिख रही है, लाइन लगी हुई है, लोगों की फ्री मिल मिल रहा है खाने के लिए, मुफ्त भोजन, बच्चे तख्तियाँ लेकर के खड़े हैं कि वाई कांट यू गिव माई डैड अ जॉब। तो भयानक बेरोजगारी की समस्या थी जो कि 1930 से पहले कोई समस्या ही नहीं थी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये समस्या भयंकर हो गई 1930s में। अब चूँकि इसका आंसर क्लासिकल्स नहीं दे पा रहे थे, तो फिर इसका आंसर कौन देगा, या फिर ये जो प्रॉब्लम आई है इसके पीछे या इसको दूर करने के लिए क्या मॉडल डेवलप किया जाए, इस पर बेसिकली काम किया कीन्स ने। कीन्स का पूरा नाम था J.M. कीन्स, जॉन मोनार्ड कीन्स नाम है इनका। इन्होंने 1936 में एक पुस्तक लिखी, जनरल थ्योरी के नाम से उस पुस्तक को जानते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये पूरा नाम है बुक का। 1936 में ये पब्लिश हुई थी, और इस पुस्तक में J.M. कीन्स ने क्लासिकल के हर एक थॉट्स को काटा है, हर एक थॉट्स पे अटैक किया है, उनका जो फाउंडेशन था उस फाउंडेशन पे उन्होंने अटैक किया, और उन्होंने बताया ये जो समस्या आई है 1930s की, जो बेरोज़गारी की समस्या है, जो ग्रेट डिप्रेशन में इकॉनमी चली गई है, उसके पीछे का कारण क्या है, इसको इन्होंने डिटेल में अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी में एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो बेसिकली उन्होंने क्या कहना चाहा। तो प्रोफेसर कीन्स वॉज द पायनियर इन द फील्ड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, इज़ द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसा हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में इस्टेब्लिश करने में इनका बड़ा योगदान है। इससे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं थी। He invented several macroeconomic variables such as aggregate demand, aggregate supply, and formulated a macroeconomic model to break low level equilibrium trap। जो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में 1930s में जो इकोनॉमी फंस गई थी, उस ट्रैप से निकालने के लिए J.M. कीन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल डेवलप किया, जिसमें उन्होंने एग्रीगेट डिमांड की बात की, एग्रीगेट सप्लाई की बात की। एग्रीगेट डिमांड क्या है? बड़ा सिंपल, पहले भी आपको समझाया कि सभी कंज्यूमर्स इकोनॉमी के मिल करके किसी गुड्स एंड सर्विस का क्या डिमांड कर रहे हैं, सभी गुड्स एंड सर्विसेज का क्या डिमांड कर रहे हैं, दैट इज सम टोटल एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई ऑन द अदर हैंड, कि इकोनॉमी के सारे प्रोड्यूसर्स मिल करके गुड्स एंड सर्विसेज कितनी सप्लाई कर रहे हैं, वो आपका एग्रीगेट सप्लाई है। व्हाट ही टोल्ड दैट कि द लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड एज अ रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम, जो समस्या 1930s में आई थी उसके पीछे कारण क्या है? लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड। लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड वाज द प्रॉब्लम बिहाइंड द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। और इसको आप कैसे दूर करेंगे? इसको हम सप्लाई बढ़ा करके दूर नहीं कर सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड की जो समस्या है, ये एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा करके ही दूर की जा सकती है। और एग्रीगेट डिमांड कब बढ़ेगा? एग्रीगेट डिमांड तब बढ़ेगा जब लोगों की क्या हो जाए? इनकम बढ़ जाए। इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। तो अगर इनकम बढ़ेगी तो इनकम बढ़ने की वजह से लोगों की एग्रीगेट्स डिमांड क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। अब ये इनकम कौन बढ़ाएगा? इनकम बढ़ाएगा कौन? जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हों। जो इकोनॉमी की जो प्रोड्यूसर है, जैसा कि क्लासिकल्स मानते हैं कि अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन करने की वजह से लोगों की इनकम बढ़ती है। लेकिन प्रोड्यूसर तो प्रोडक्शन करना चाह नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन की डिमांड तो थी नहीं। अब डिमांड नहीं थी तो प्रोडक्शन क्यों करना चाहेगा? तो प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन करना नहीं चाहते थे। लेकिन कीन्स ने कहा कि इनकम तो बढ़ाना पड़ेगा आपको, इनकम बढ़ेगा तभी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। अब ये इनकम बढ़ाएगा कौन? क्योंकि प्रोड्यूसर तो इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में कीन्स ने कहा
कि देयर इज़ अ लार्ज स्केल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट एज अ रेमेडी, सरकार को आना पड़ेगा आगे, गवर्नमेंट को आकर के खर्च करना पड़ेगा। तो जनरल थ्योरी में किन्स ने ये सजेस्ट किया कि इस समस्या से इकोनॉमी अपने आप नहीं निकल सकती है, मार्केट फोर्सेस इस समस्या से आपको नहीं निकाल पाएंगे। इस समस्या से आपको निकालने के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरफेयर करना पड़ेगा। सो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट शुड बी देयर इन द मार्केट टू कोप अप दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन को निकालने के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा, ऐसा मानना जेएम किन्स का था। और इस तरह से उन्होंने मार्केट में जो क्लासिकल विचारधारा थी कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इन्होंने कहा सरकार को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर अगर करना पड़े तो भी करना चाहिए, ताकि लोगों की इनकम बढ़ सके, लोगों की डिमांड बढ़ सके। और जैसे ही एक बार डिमांड बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, वैसे ही डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो अपने आप प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव मिलेगा प्रोडक्शन करने का, और इकॉनमी राइट ट्रैक पे अपने आप आ जाएगी। और यहाँ से गवर्नमेंट का मार्केट इकॉनमी में हस्तक्षेप शुरू होता है, और यहीं से मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक नए सब्जेक्ट ब्रांच के रूप में इस्टेब्लिश होता है, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में इस्टेब्लिश होता है। और यहाँ से एक नया युग शुरू होता है, इसको हम किन्सियन एरा कहते हैं। ठीक है, ये इस किन्सियन एरा शब्द से आपको पता चलता होगा कि ही वॉज ट्रीटेड एज अ रिवोल्यूशनरी इकोनॉमिस्ट, एक क्रांतिकारी अर्थशास्त्री के रूप में इनको माना जाता है, जिन्होंने क्लासिकल की हर एक थॉट्स के ऊपर फाउंडेशन अटैक किया है और उनको गलत साबित किया है। सो होप इट इज़ क्लियर टू यू कि उस समय की क्या सिचुएशन थी। महान मंदी का जो काल था, महान मंदी से अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए क्लासिकल के थॉट्स फेल हो गए, तो किन्स ने ये कहा कि सरकार को आगे आना चाहिए इससे निकालने के लिए। और यहीं से मैक्रो इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में डेवलप होता है। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की पहले बात करेंगे, और फिर हम लोग जो रिलेटेड एग्रीगेट्स है नेशनल इनकम पे उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।